नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 14 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 14 जिसका नाम है ध्वनि। तो शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप लोग पहले से ही मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मुझसे और भी सोशल मीडिया लिंक्स पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ने के लिए आप मुझे इन लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। और ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ने के बाद आप लोगों को वहाँ पे मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी आपको जो पाठ हैं, आपके जितने भी पाठ हैं हर पाठ की PDF फाइल कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, ये जो कक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं, इन सभी की विज्ञान विषय की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ साथ हम जिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं वो उनके भी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जाके तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। इस पाठ का नाम है ध्वनि। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें हमें सही विकल्प चुन के लिखना है। ये प्रश्न मैंने आपसे जब मैं पाठ पढ़ा रहा था तभी मैंने कहा था, तभी मैंने पूछा था ये प्रश्न। तो हल करते हैं, आज देखते हैं इसका उत्तर। निम्न में से किसमें ध्वनि का तारतम्य अधिकतम है। यहाँ किसे लिख गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसमें ध्वनि का तारतम्य अधिकतम है। ध्वनि का तारतम्य अधिकतम मतलब हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ध्वनि का तारतम्य अधिकतम मतलब हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति भी अधिकतम है। यानी तारतम्य अधिक है तो आवृत्ति भी अधिक होगी, ठीक। और इसका मतलब होता है जितनी अधिक तारतम्य होगी उसका मतलब होगा आवाज़ उतनी पतली होगी, ठीक है। अधिक तारतम्य वाली ध्वनि की आवाज़ जो हमें सुनाई देगी वो क्या होगी, पतली होगी। तो इसमें शेर की दहाड़ पतली नहीं होती, नदी की कलकल भी नहीं होती, मेघ का गर्जन भी पतला नहीं होता, मच्छरों की जो भिनभिनाहट होती है वो पतली होती है, एकदम कान के पास आके भिनभिनाते हैं जब, तो बहुत पतली आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा मच्छरों की भिनभिनाहट, ठीक है। अगला देखते हैं। एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं एच और स्मॉल जेड, एच जेड से भी हम दिखाते हैं इसको। तो इसका जो मात्रक हो गया हमारा क्या हो गया, इकाई यूनिट जिसको हम कहते हैं वो हो गया हमारा हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर हो गया हर्ट्ज। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से, आज जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको पढ़ाया था कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है उसे श्रव्य आवृत्ति कहते हैं, या वो आवृत्ति जिसको मनुष्य सुन सकता है। उससे कम की आवृत्ति यानी 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को हम कहते हैं पराश्रव्य। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अपश्रव्य, क्योंकि जो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपश्रव्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, क्या करने पे होती है, तो ढोलक को जब हम मारते हैं या उस पर थपथपाते हैं, ठीक है, ऐसे थपथपाना कहते हैं ना, थपथपाते हैं यानी आघात करते हैं, तब जाके ढोलक से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आघात से। अगला देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कैसे कैसे हैं, माध्यम है हमारे पास ठोस, द्रव और गैस, इन्हीं 3 माध्यम में से ध्वनि चलती है। तो लेकिन सबसे अधिक सबसे तेजी से, सबसे जल्दी ध्वनि किस में चलती है, सबसे जल्दी चलती है ठोस में।
उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। यानी सबसे धीमी गति होती है ध्वनि की गैस में, ठीक है। और निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती, ठीक है। अगर निर्वात है तो वहाँ पे ध्वनि चल ही नहीं पाएगी। तो सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ प्रश्न के हिसाब से हमारा सही उत्तर हो गया ठोस। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करना है? दूसरे प्रश्न में हमको स्तंभ का और स्तंभ खा के बीच जिसका जिससे संबंध है उससे उसको मिला देना है। चलिए इसको भी देखते हैं। स्तंभ का में पहला देखते हैं तू स्वर ध्वनि। तू स्वर ध्वनि माने जो अच्छी वाली ध्वनि होती है, जो प्रिय ध्वनियाँ होती हैं। तो इसका मिलान हम करेंगे सीधे किससे? हारमोनियम ढोलक से उत्पन्न ध्वनि। तो हारमोनियम और ढोलक से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? तू स्वरी होती है, एकदम प्रिय ध्वनि होती है। अगला देखते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मतलब सुनने योग्य ध्वनि, जो मानव सुन सके, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो गया क्या? मानव द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि। अगला देखते हैं अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि मतलब ऐसी ध्वनियाँ जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ होती हैं, कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ होती हैं। तो जो भूकंप आते हैं उनकी आवृत्ति इससे कम होती है, तो भूकंप से उत्पन्न ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। फिर आखिरी देखते हैं बांसुरी से ध्वनि। तो बांसुरी से ध्वनि कैसे निकलती है? बांसुरी से ध्वनि आती है हमारे फूंक मार के। बांसुरी में हम फूंक मारते हैं तब जाके बांसुरी बजती है, ठीक है। तो ये आपके सारे मिलान हो गए। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में हमको सही और गलत का निशान लगाना है। जो कथन सत्य है उसके सामने सही का टिक और जो गलत है उसके सामने गलत का टिक लगाना है। तो पहला देखते हैं ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। तो ये गलत है। ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, वहीं प्रकाश का वेग इससे कहीं अधिक होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो दोनों के वेग में बहुत ही अंतर है। तो ध्वनि का वेग प्रकाश की वेग से कम होता है, ठीक है। अगला देखते हैं उच्च तारत्व वाली ध्वनि का आवृत्ति अधिक होता है। तो उच्च तारत्व जिसका पिच हाई होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, यानी जिसका तारत्व अधिक होगा उसका आवृत्ति भी अधिक होगा। तो ये हमारा सत्य हो गया। अगला देखिए 1 हर्ट्ज का अर्थ है 1 कंपन प्रति सेकंड। तो हर्ट्ज का मतलब हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? हर्ट्ज इकाई होती है आवृत्ति की, ठीक है। आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है? आवृत्ति की परिभाषा होती है 1 सेकंड में किए गया कंपन, ठीक है। 1 सेकंड में किया गया कंपन, ठीक। प्रति सेकंड किया गया कंपन जो होता है वही हमारी आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे हर्ट्ज भी वही होगी क्योंकि हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की। तो अगर हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है तो हर्ट्ज की परिभाषा भी वही होगी और आवृत्ति की परिभाषा भी वही होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हर्ट्ज का मतलब हो जाएगा 1 कंपन प्रति सेकंड। तो सही हो जाएगा ये हमारा उत्तर, ठीक है। अगला देखते हैं वीणा में कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल गलत है। शोरगुल जब होता है, लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ पे कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला देखते हैं ताप बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है। बिल्कुल सही है। ताप बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है, ये एकदम सत्य कथन है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए क्या होता है, जो हमको ये दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल, किसमें है? हवा में। ये हमको दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। अब ये जैसे जैसे गर्म हवा में हम आते जाएंगे, ये क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, क्या करना है हमको, रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए रिक्त स्थान भरते हैं। चलिए पहला देखिए कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? कंपन करती हुई वस्तु, जैसे ये वस्तु कंपन कर रही है तो इसका जो अधिकतम विस्थापन ये होता है, ठीक। सबसे ऊंची वाली जगह इसको हम क्या कहते हैं? आयाम, या इंग्लिश में एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगला देखते हैं ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। बिना माध्यम के तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती। अगला देखते हैं माध्यम मतलब मीडियम, ठीक है।
अगला देखिए, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को उसका कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड इंग्लिश में कहते हैं आवर्तकाल। एक कंपन में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। और आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में किया गया कंपन। ठीक है, एक कंपन प्रति सेकंड अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आवृत्ति कह रहा है। और कंपन करने वाली वस्तु द्वारा जो वस्तु है वो कंपन करने वाली है। ठीक, अब वो एक कंपन में कितना समय ले रही है, यानी एक कंपन पूरा करने में कितना समय लिया, 1 सेकंड लिया कि 2 सेकंड लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आवर्तकाल। एक कंपन में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम होती है। तो अभी आपने देखा ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है हमारी किसमें? गैस में। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे कम होती है किसमें? गैस में। अगला देखते हैं। किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल होगी निश्चित। देखिए, किसी माध्यम में, यहाँ पे जो किसी माध्यम में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कोई एक निश्चित माध्यम है। ठीक है, जैसे मान लिए हवा। मान लेते हैं हवा में निश्चित ताप पर हवा है और उसमें ताप भी निश्चित है, तो वहाँ ध्वनि की चाल क्या होगी? निश्चित होगी, यानी एक समान स्पीड से ही जो ध्वनि है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। लेकिन अगर यही कहता कि अलग अलग माध्यम में निश्चित ताप पर, जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, हवा हो गया और पानी हो गया। ठीक, 3 माध्यम हो गए। तीनों माध्यमों में हर माध्यम का ताप हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। ठीक, मान लेते हैं हर माध्यम में लोहे को भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया, हवा को भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पानी को भी, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो तीनों को 100 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया। तो यहाँ पे जो ध्वनि की चाल होगी हवा में, लोहा में और इसमें पानी में अलग अलग होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर माध्यम में ध्वनि की चाल अलग होती है। लेकिन अब कोई माध्यम है, मान लीजिए हवा ही है। ठीक है, हवा ही है, इसमें अलग अलग ताप है। मान लीजिए कि कहीं ठंडा जगह है वहाँ की हवा, और कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ की हवा गर्म है, तो दोनों जगह हवा ही है लेकिन तापमान में अंतर है। तो अगर तापमान में अंतर हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? ध्वनि की चाल परिवर्तित होगी, अलग अलग होगी। लेकिन अगर माध्यम निश्चित है, जैसे किसी माध्यम में, तो कोई एक माध्यम हुआ और उसमें अगर ताप भी निश्चित है तो ध्वनि की चाल निश्चित होगी। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। देखिए, इसमें हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो पहले 5वें का देखते हैं। प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। प्रतिध्वनि, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इको। इको कहते हैं ना। तो देखते हैं इसका उत्तर। किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। यह ध्वनि परावर्तन के कारण होती है, और प्रतिध्वनि में जो ध्वनि वापस आती है लौट के, वो सिर्फ एक बार आती है। ठीक है, प्रतिध्वनि में ये आप याद रखेंगे, प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण होती है और इसमें जो ध्वनि लौट के आती है वो सिर्फ एक बार आती है लौट के। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वें का खा। तारत्व की परिभाषा लिखिए। मोटी तथा पतली ध्वनि के कारण का अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब मोटी पतली ध्वनि के बीच अंतर कैसे होता है वो बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। ध्वनि का तारत्व व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है, यानी अगर तारत्व कम है तो ध्वनि मोटी है, या पतली है तो इसका मतलब तारत्व अधिक है। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति, इसमें जो आवृत्ति, यहाँ पे जो तारत्व होगा कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए बिल्ली की आवाज़ पतली तथा कुत्ते की आवाज़ मोटी होती है। तो इससे हमें क्या जानते हैं? इससे हमें समझ में आता है बिल्ली की आवाज़ जो पतली है इसका मतलब तारत्व अधिक है और आवृत्ति भी अधिक है। वहीं जब
कुत्ते की आवाज़ होती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, तो इसका मतलब वहाँ तारतत्व तो कम है और साथ साथ आवृत्ति भी कम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उनके निवारण लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों का शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी जो लाउड स्पीकर बजते हैं, गाड़ियों का शोर, ये सब जो एक्स्ट्रा ध्वनि, अतिरिक्त ध्वनियाँ आती रहती हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उन्हें ही हम प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। वाहनों की तीव्र ध्वनियाँ, विस्फोटक ध्वनियाँ, कारखानों तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। अब इनका निवारण कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके निवारण में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों के ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, यहाँ देखिए रिपीट हो गया थोड़ा लाइन, करने के लिए वाहनों का उचित रखरखाव करना चाहिए। कम तीव्रता वाले पेटीनुमा विस्तारकों का उपयोग करना चाहिए और जितनी ज़रूरत हो उतने ही आवाज़ उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण का निवारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक क्यों पहले दिखाई देती है व गड़गड़ाहट बाद में क्यों सुनाई देती है। मतलब बिजली पहले क्यों चमकती है और आवाज़ हमें बाद में क्यों सुनाई देती है, इसका क्या कारण है। इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, इसका सीधा सा साधारण सा उत्तर है। देखिए, जो प्रकाश की चाल है वो उसकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसीलिए हमको जो प्रकाश है वो पहले दिखाई देता है और ध्वनि हमको बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रकाश की गति ध्वनि की अपेक्षा कई गुना अधिक तीव्र होती है, इसी कारण हमें वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक बादलों की गड़गड़ाहट से पहले दिखाई देती है। यानी प्रकाश जो है, बादलों की चमक है वो पहले दिखाई देती है और जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है, या जिसको हम कहते हैं ध्वनि का स्रोत। तो आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है, इसका उत्तर देखते हैं। वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो वस्तुएं कंपन करेंगी वही वस्तु ध्वनि उत्पन्न करेगी, और जब कंपन उत्पन्न होगा तभी आवाज़ भी आएगा, वरना आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे जाता है, अधिकांश स्थितियों में हम इन कंपनों को नहीं देख पाते बल्कि उनका अनुभव कर पाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे विद्यालय की घंटी बजने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव हम छूकर कर सकते हैं। वहीं एक रबड़ को हम जब खींच के छोड़ते हैं तो वहाँ हमको कंपन दिखाई देता है। तो हम कंपन को देखकर भी पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं में कहीं कहीं हमको कंपन छूने से अनुभव होगा। ठीक है, कहीं कहीं हमको कंपन अनुभव भी नहीं होगा, देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कंपन करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस छठे प्रश्न का क्या कह रहा है, पहले प्रश्न देखिए और समझिए। तीन कंपन करती हुई वस्तुओं, तो तीन कंपन करती हुई वस्तु हैं, पहला है ए, बी और सी, ये तीनों वस्तु हैं, की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है। उनके तारत्व को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब पहले जो सबसे जिसका तारत्व सबसे अधिक है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जिसका कम है, पहले वाले से कम जिसका है उसका लिखेंगे, और फिर दूसरे वाले से कम जिसका है उसका लिखेंगे। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा तारत्व जिसका है सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तारत्व किसका अधिक है। देखिए, तारत्व, देखिए जिसका हर्ट्ज ज़्यादा होगा उसी का तारत्व अधिक है, सीधा सा समझ लीजिए। क्योंकि हर्ट्ज का मतलब होता है आवृत्ति, तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है उसका तारत्व भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ हर्ट्ज ज़्यादा किसका है, हर्ट्ज ज़्यादा है 1024 का, उसके बाद किसका ज़्यादा है 512 का, और सबसे कम किसका है 256 का। तो इसको हमें लिखना है किस क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है, ये तो हमको पता ही है। अतः
यदि ए बी सी की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज लिखा है, ठीक है, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है, तो उनका तारक तो घटते हुए क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सी वाला आएगा, क्योंकि सी वाले का आवृत्ति क्या है? 1024 हर्ट्ज। उसके बाद बी वाला आएगा, बी वाले का कितना है? 512 हर्ट्ज। और सबसे आखिरी में आएगा हमारा ए का कितना है? 256 हर्ट्ज। तो इसी क्रम में हम लिखेंगे, पहले सी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, ठीक, बी के बाद फिर लिखेंगे ए, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो व्यक्ति ए तथा बी एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा दोनों क्रमशः एक परावर्तन तथा 10 परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनते हैं, तो इनमें से कौन सी ध्वनि प्रतिध्वनि तथा कौन सी ध्वनि गूंज होगी? तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि को हम कहते हैं कि आवाज़ हमको दोबारा सुनाई दे, लेकिन सिर्फ एक परावर्तन के बाद, यानी एक ही बार हमको आवाज़ दोबारा सुनाई दे। अगर वही आवाज़ हमको कई बार सुनाई दे रही है वापस होके, तो वो गूंज में आएगी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। देखिए, एक दीवार सुनी जाने वाली एक परावर्तन वाली ध्वनि, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? एक दीवार से जो लड़के ध्वनि आए, ए द्वारा जो सुनी जाने वाली ध्वनि है, वो क्या होगी? वो एक परावर्तन वाली है। तो एक परावर्तन वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। ए द्वारा सुनी जाने वाली एक परावर्तन वाली ध्वनि प्रतिध्वनि है, वहीं बी द्वारा सुनी जाने वाली 10 परावर्तन वाली ध्वनि गूंज कहलाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए द्वारा सुनी जाने वाली एक परावर्तन वाली ध्वनि प्रतिध्वनि है और बी द्वारा सुनी जाने वाली 10 परावर्तन वाली ध्वनि गूंज है, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? हमें बांसुरी और कोयल की कुहुक जैसी आवाज़ें कर्णप्रिय हैं, कर्णप्रिय मतलब बहुत प्रिय लगती हैं, अच्छी लगती हैं, कर्णप्रिय लगती हैं, परंतु लाउडस्पीकर की तीव्र आवाज़ कर्णप्रिय नहीं लगती। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए होता है? इसका होने के कारण क्या है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए, नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है, सुस्वर कहलाती है, या इसी को हम कर्णप्रिय कहेंगे, ठीक है। कोयल की कुहुक इस प्रकार की ध्वनि है जो हमें कर्णप्रिय लगती है, परंतु लाउडस्पीकर से तेज बजने से अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी एकदम परेशान करने वाली ध्वनि, ठीक है। इसी कारण यह ध्वनि हमें कर्णप्रिय नहीं लगती, ठीक है। ये इसका आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे आपके सारे अभ्यास प्रश्न हल करा दिए गए हैं, ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब हम अगला पाठ देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।